दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में डॉक्टर आसिफ बाजवा। आज मेरे दोस्त आए हुए थे जिनके ज़हन में काफ़ी सवाल हैं। ये इनका ताल्लुक फैसलाबाद से ही है। शोबा भी इनका ऐसा है कि इनके ज़हन में मेंटल हेल्थ के मतलब ज़हनी अमराज के मतलब काफ़ी सवाल थे। तो मैंने कहा नॉलेज का क्या है, इनफॉर्मल सिटिंग हम रखते हैं। तो आज इनफॉर्मल सिटिंग में हम बैठे हुए हैं। ये अली जावेद कटाना साहब हैं। तो कटाना साहब के ज़हन में जो सवाल हैं मैं कोशिश करूँगा कि इनको मुतमईन कर सकूँ। ओवर टू कटाना साहब। डॉक्टर साहब बंडल थैंक्स कि आज आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से कुछ टाइम निकाला और मुझे मौका दिया कि मैं आपसे कुछ जो है पेशेंट हेल्थ मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन कर सकूं। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूएबल टाइम के लिए। डॉक्टर साहब मैं बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन मैं चाहूँगा कि आप अपने देखने और सुनने वालों के लिए अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर करवा दें, दैट विल बी रियली नाइस टू यू। जी, नाम मैंने बता दिया। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ बाजवा है और मैं अपना मेट्रिकुलेशन फैसलाबाद शहर से की, लासाल हाई स्कूल से। उसके बाद MBBS भी मैंने, मेडिकल ग्रेजुएशन भी मैंने फैसलाबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज से की जी। उसके बाद स्पेशलाइजेशन मैंने मेरी स्पेशलाइजेशन MS है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। उसके बाद मेरी क्वालिफिकेशन जो साइकेट्री की है वो MCPSP फैसलाबाद में सेंटर बनता होता था, लेकिन वो CPSP का जो हेड क्वार्टर है वो कराची में है। तो मैं दो चीज़ों में मेरी स्पेशलाइजेशन है, एक साइकेट्री में और दूसरी साइकोलॉजी में। लेकिन मैं काम आजकल ज़्यादा साइकेट्री ही का करता हूँ। चलें बेहतरीन है। डॉक्टर साहब मजीद इसमें अगर थोड़ा सा ऐड करता चलूँ तो आप अपना अगर वर्क प्लेस बताना चाहें कि आप अपनी प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं। जी, मैंने 30 साल तक गवर्नमेंट सर्विस की, एज अ साइकेट्रिस्ट काम किया, फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी काम किया। अब मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक ही करता हूँ। इस वक्त जो मेरा मेन क्लिनिक है उसका एड्रेस ब्रीफली आपको बता देता हूँ। ये पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, ममदी चौक और राजा चौक के दरमियान। पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, ममदी चौक और राजा चौक के दरमियान मेरा क्लिनिक है, मेन रोड पे। आसानी से पता चल जाता है। नाम आपको मैंने पहले बता दिया। थैंक यू सर, आपने अपना मुकम्मल ब्रीफ इंट्रोडक्शन और अपना वर्क प्लेस भी बता दिया। इससे सर एक तो ये था पूछने का मकसद, हमारे काफ़ी जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई पेशेंट है उन्हें अक्सर डॉक्टर्स तक एक्सेस ही नहीं होती, पता ही नहीं होता कि इस मर्ज से रेलिवेंट डॉक्टर कहाँ बैठे हैं। चलें सर, वंस अगेन थैंक यू। अच्छा सर, मैं आज क्वेश्चन सेशन जो आपसे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ जिससे मेरे भी इल्म में इजाफा और देखने सुनने वालों को भी इस मर्ज के मतलब इस क्वेश्चन से काफ़ी आगाही मिल सके, उसके लिए जो आपने टाइम दिया है। सर बीइंग अ साइकेट्रिस्ट आपकी एक मतलब बड़ी लंबी प्रैक्टिस है, आप इस डिजीज़ को देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को आप डेली बेसिस पर देख रहे हैं, आपके पास मल्टीपल केसेस रिपोर्ट होते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब मेरा सबसे पहला और आम और सादा सा आपसे एक सवाल ये है कि आपके नज़दीक पाकिस्तान में, अगर पूरे पाकिस्तान और स्पेसिफिकली पंजाब की बात करूँ, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो पेशेंट है उनमें आम जहनी मर्ज कौन सा पाया जाता है? हाँ जी। देखें अली अली साहब, बात चाहे पंजाब की कर लें जी चाहे पूरे पाकिस्तान की कर लें, जी जो सबसे ज़्यादा मेंटल इलनेस है जो रिपोर्ट होती है, कुछ रिपोर्ट नहीं भी होती एनीवे, जो रिपोर्ट होने वाली इलनेस है जो प्रेवलेंट है हमारे मुआशरे में, उसका नाम है मिक्स्ड एंग्जाइटी डिप्रेशन। आई रिपीट, मिक्स्ड एंग्जाइटी डिप्रेशन उसका नाम है। तो वो मरीज सबसे ज़्यादा है। सही, मतलब डेली प्रैक्टिस में मिक्स एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट मिक्स्ड आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं। मिक्सचर होता है डिप्रेशन का और एंग्जाइटी का। सर हमारे जो देखने और सुनने वाले उसमें काफ़ी इस तरह की कुछ कम्युनिटी होगी जिन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन का नहीं पता होगा, इवन कोई इस मर्ज में मुब्तला भी हो सकते हैं, माइट भी पॉसिबल को इसी फेज में से गुजर रहे हो। तो आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे कि एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, ताकि देखने और सुनने वालों को अगर वो इस मर्ज में मुब्तला है तो उन्हें पता हो कि इसकी एंजाइटी डिप्रेशन की किस स्टेज में फॉल कर रहे हैं। जी, बात यह है कि जो सिंड्रोम मैंने बोला है, मैंने अकॉर्डिंग टू द बुक बोला है, जो किताब में लिखा गया, मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेशन। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट है इस बीमारी का डिप्रेशन, दूसरा कंपोनेंट है इसका एंजाइटी। मैं दोनों को बारी बारी कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले डिप्रेशन के मतलब बताता हूँ। डिप्रेशन की 3 से लेकर 9 तक बुनियादी अलामत होती हैं, जो अलामत होनी ज़रूरी है। याद रखिए कि डिप्रेशन उदासी की बीमारी है, शदीद उदासी की बीमारी है। सारा दिन दिल उदास रहता है, इसमें रोने की कैफियत, दिल उदासी की बीमारी है। सेकंड इसकी अलामत है वीकनेस, बॉडी भी वीक फील करती है, कुछ करने को दिल नहीं करता, वीकनेस, फिर बॉडी वीकनेस फील होती है। और तीसरी इसकी है कि
बंदा विड्रॉल में अगर ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए, एनहिडोनिया कहते हैं, मतलब जिस चीज़ में पहले मज़ा आता था, जिस चीज़ को बंदा पहले इंजॉय करता था, उसको अब इस हालत पे इंजॉय नहीं कर पा रहा। से मुझे मूवीज़ देखने का शौक़ है, अब मेरा मूवी देखने को दिल नहीं कर रहा। अगर मुझे आउटिंग का शौक़ था तो आउटिंग का शौक़ अब मेरा, कोई दोस्त कहीं भी तो चलना है तो मैं कहता हूँ यार आप चले जाए, मैं नहीं जा सकता। तो लॉस ऑफ प्लेजर। सो आई रिपीट, नंबर 1 सारा दिन उदासी का रहना कम से कम 2-3 हफ्ते तक। नंबर 2 जिस्मानी कमज़ोरी फील होना। और तीसरी है जो चीज़ों में इंजॉय पहले करता था मरीज़, वो इंजॉय का ना कर पाना। बिल्कुल सही। ये तो होगी डिप्रेशन की। बाकी इसकी फिर आ जाती है अलामत इसके साथ जो जुड़ी होती है डिप्रेशन में जी। ये कार्डिनल प्राइमरी चीज़ें ये हैं। दूसरी जो अलामत है नींद का गायब हो जाना जी, भूख का गायब हो जाना, बिल्कुल, बाकी अज़वाजी तलक़ात में फ़र्क पड़ जाना, इस टाइप की चीज़ें भी इसके क्राइटेरिया में शामिल है। ठीक है, तो वो नींद जो उड़ी होती है वो डिप्रेशन की वजह से उड़ी होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एंग्जाइटी पे, एंजाइटी की सर बिल्कुल, एंग्जाइटी पे आ जाते हैं। एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी एक ऐसा हर वक्त एक अनजाना सा खौफ। मैं एक पैटर्न बताता हूँ कि एंग्जाइटी एंग्शियस पेशेंट की अलामत सोच कैसी होती है। क्या बनेगा, क्या होगा, अगर ऐसा हो गया फिर क्या होगा, अगर वैसा हो गया मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, मेरा मियाँ बाहर गया हुआ है उसका क्या बनेगा, यार मैं काम पे आ गया हूँ पीछे से, वो मेरे कारोबार का क्या बनेगा, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, और इतनी शदीद हो जाए कि मैं अपने काम काज करने के काबिल ना रहूँ। ये है एंग्जाइटी की मुख्तसर समरी जो हो सकती है वो ये है। तो जब मैं बात करूंगा ना मिक्स्ड एंग्जाइटी डिप्रेशन, ये ऐसी अलामत होती है जब पेशेंट आता है ना, उसमें कुछ अलामत डिप्रेशन की होती हैं, यानी कि वो उसका दिल उदास भी रहता है, उसकी रात की नींद भी उड़ी होती है, और कुछ उसमें एलिमेंट या कुछ हिस्सा उसमें एंग्जाइटी का होता है, नेगेटिव थिंकिंग होती है। नेगेटिव थिंकिंग, क्या बनेगा, क्या होगा, ऐसा ना हो जाए कि वैसा ना हो जाए, यानी कि वो फ्यूचर का मुस्तकबिल क्या होगा, ऐसा हो ना जाए कहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका मिक्सचर जो है वो सबसे ज़्यादा है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि सारे पाकिस्तान में। तो ये है इसका मुख्तसर सा मिक्स्ड एंग्जाइटी डिप्रेशन। कुछ अलामत डिप्रेशन की और कुछ अलामत अपने एंग्जाइटी की, तो मिलके क्या बन गया, मिक्स्ड एंग्जाइटी डिप्रेशन। जी सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेशन, हमारे देखने और सुनने वाले में कुछ लोग इस तरह के होंगे जो इस मर्ज़ में मुब्तला भी हों, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारा मर्ज़ क्या है और किस रेलिवेंट डॉक्टर के पास हमने जाना है। होपफुली इस क्वेश्चन सेशन के जो क्वेश्चन आंसर सेशन ये चल रहा है, इसमें देखने और सुनने वालों को काफ़ी हद तक रहनुमाई मिलेगी। अच्छा सर, इसी से रेलिवेंट मेरा एक क्वेश्चन है जो कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी रह जाएगा मेरे अपने फ्रेंड जोन की अगर मैं बात करूँ। जैसा कि सर आप एक एक्सपर्ट है अपने शोबा के अंदर, आप माहिर नफ्सियात लाइक साइकेट्रिस्ट, आप अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे नज़दीक आप अपनी ड्यूटी को बेहतरीन अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक आपको चैलेंजिंग पेशेंट आ जाता है। लाइक मैं थोड़ा सा अगर इसे मज़ीद ब्रीफ कर सकूँ, सर मेरे देखने में इस तरह है कि मेरे एक फ्रेंड जोन में, मतलब कोई मेरा वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड मेरा स्कूल फेलो था, तो एंजाइटी मिक्स एंजाइटी डिप्रेशन में ना वो उसे ज़हनी मर्ज में मुब्तला था। अच्छा, वो सर किसी एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं अपने डिजीज़ को लेकर, तो सारी बातचीत सिनेरियो होता है। कम टू द मेन पॉइंट कि जब मेरे से उसकी डिस्कशन होती है ना, तो मैं उससे पूछता हूँ डॉक्टर के पास आप गए थे तो आपने अपनी पूरी कैफियत बताई, क्या उन्होंने जवाब दिया? तो उसने आगे से एक बड़ा ना हैरानकुन मुझे जो है ना जवाब दिया, मैं हैरान हो गया। उसने कहा यार डॉक्टर साहब के पास मैं गया था, लेकिन मैंने उन्हें ये चीज़ बताई, वो बताई, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया मेरे साथ, लेकिन वो कर रहा था। यहीं से सवाल मेरा ये निकल के आता है कि आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि नंबर ऑफ पीपल इस तरह के अपनी स्टोरी मुकम्मल नहीं बताते एक साइकियाट्रिस्ट को, तो आपको ये एटमॉस्फेयर बनाने में कितना टाइम लगता है कि ताकि पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करे, अपनी मुकम्मल स्टोरी बताए? क्योंकि डॉक्टर, और अगर हम डॉक्टर्स कम्युनिटी की बात करें, अनटिल अनलेस हम जब तक अपना मुकम्मल मर्ज नहीं बताएंगे कि हमें क्या पीछे मुहरकात है इसके जिस वजह से हमें एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है, तो आप उसको जो है वो डायग्नोज में थोड़ा सा जारी बार टाइम टेकिंग हो जाता है।
تو آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے ڈیلی بیس میں جو پریکٹس ہے میں آپ کے کوئی اس طرح کے چیلنجنگ کسٹمر آ جاتا ہے جو اپنی اسٹوری جو آپ کو مکمل نہیں بتاتا اور آپ کو کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ علی صاحب بات پتہ کیا ہے، آپ کا جو اتنا لمبا کویشچن آپ نے پوچھا ہے، کافی لینتھی کویشچن آپ نے پوچھا ہے، اس کو میں سمرائز کرتا ہوں، پہلے کویشچن کو سمرائز کرتا ہوں. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی چیز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. صحیح ہے، یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپریس نہیں کرنا پڑتا ہے. کئی تو فر بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کوئی تو ہوتے ہیں وہ نان ایکسپریسو ہوتے ہیں، اظہار نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے یا مجھے کیا فیل ہو رہا ہے، وہ نان کمیونیکیٹو. یہ ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے. یہ چیلنج تو بالکل ہے. دیکھیں ہر پیشنٹ، آپ نے کسی دوست کی ذکر کیا، ہر آنے والا پیشنٹ اپنی جگہ پہ ایک الگ کہانی لے کے آتا ہے. کہانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی اپنی ایک سٹوری ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہر پیشنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. کئی جگہ پہ ہمیں ایفرٹ بالکل نہیں کرنا پڑتا، اور کئی جگہ پہ ہم لاکھ ایفرٹ کر لیں، چاہے میں ایکسپرٹ ہوں یا نہیں ایکسپرٹ، میں کوئی بھی کوشش کر رہے وہ بولے گا ہی نہیں. مے بی وہ نان کمیونیکیٹو ہے، اظہار نہیں کر سکتا، اور مے بی وہ ویسے ہی سٹوپر میں چل گیا، وہ بولنے کے قابل نہیں رہا. بیماری اتنی شدید ہے کہ وہ بولنے کے قابل ہی نہیں ہے، مطلب بہت زیادہ ڈپریسو اسٹیٹ میں چلا گیا، وہ انتہائی ڈپریسو ہے، شدید ڈپریشن میں بول نہیں پائے گا. صحیح. اور بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو وہ چیلنج تو ہوتا ہے. تو پھر سائیکیٹرسٹ کیا کرتا ہے؟ سائیکیٹرسٹ کیونکہ ہسٹری لینی ہوتی ہے، ہسٹری چاہیے ہوتی ہے. ہسٹری چہرے پہ نہیں لکھی ہوتی، پیشنٹ کے چہرے پہ نہیں لکھی ہوتی. کچھ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ یہ پریشان ہے بندہ، ڈپریسڈ ہے، یا آنسو آ رہے ہیں اس کے، لیکن ہسٹری لینے کے لیے پھر ساتھ کسی کو فیملی ممبر کو آنا پڑتا ہے، یا ہم آلریڈی آئے ہوتے ہیں لے کے، ہم ہسٹری پھر ان سے لیتے ہیں. صحیح. ہمیں تو ہسٹری چاہیے نا، ورنہ ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے. اور ریلائبل فیملی ممبر ہو، جو بڑا کلوز، گھر کا کوئی بڑا ہو. بیسٹ فیملی ممبر وہ ہوتا ہے جو پیشنٹ کے ساتھ 24 گھنٹے رہے. مثلا میاں کے لیے اس کی بیوی بیسٹ انفارمنٹ، اس کو ہم انفارمنٹ کہتے ہیں، نام دیا گیا ہے جو ہمیں انفارم کر رہا ہے. بیوی کے لیے میاں ہو سکتا ہے، میاں کے لیے بیوی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ راؤنڈ دی کلاک ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور فیملی ممبر بھی ہو سکتے ہیں. سیم ود اگر بیچلرز کی بات کریں تو انفارمنٹ ایک ضروری نہیں ہے، انفارمنٹ 2-3 سے آپ ہسٹری لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا مسئلہ ہے. کیا یہ دوست بھی ہو سکتے ہیں، بالکل دوست ہو سکتے ہیں، مطلب سر بھائی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کلوز بھائی بھی ہو سکتا ہے، گھر والے بھی جو بھی ریلیشنز. کوئی پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ سارے گھر والے آ جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ کچھ گھر والوں کو ہمیں باہر بھیجنا پڑتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہوتا چیلنجنگ ہے، جو ایکسپریس ہی نہ کر پائے ہوتا چیلنجنگ ہی ہے. تو وہ مرض پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہم ہسٹری پھر اوبٹین گھر والوں سے کر لیتے ہیں، جو ساتھ آیا ہوتا ہے ان سے کر لیتے ہیں، چاہے وہ دوست ہو. اس کا اگر اکیلا پیشنٹ آ کے چپ کر کے بیٹھ جائے، یقین کریں کوئی سائیکیٹرسٹ کچھ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح. اکیلا آیا اندر آ کے بیٹھ گیا اور بتا کچھ نہیں کہا. What will a psychiatrist do? Of course nothing. Nothing sir. Nothing. He might postpone it. اچھا آپ دوبارہ آئیے، یہ کیسے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آئی ہوپ میرا آنسر کلیئر ہو گیا. بالکل آپ نے بڑا بریف اس میں جو ہے آنسر دیا ہے. اچھا اسی سے ملتا جلتا نا ایک بڑا کامن، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں اسے کہ برننگ ایشو ہے ناؤ ڈیز ہماری سوسائٹی کی بات کروں، ایون ہم ایشین کنٹریز کی اگر بات کریں، میں یورپین کنٹریز کی تو بات اس میں نہیں کر رہا، میں ایشین تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہے جو ابھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی بات کرتا ہوں. سر مینٹل ہیلتھ جو ہے لائک دماغی امراض میں مبتلا جو اشخاص ہیں وہ کسی بھی صنف سے ہیں، میل ہیں، فیمیل ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں یا بوڑھے ہیں. اچھا سر اس کو اس طرح نہیں سیریس لیا جاتا جس طرح کے دیگر امراض کو لیا جاتا ہے. ایک تو سب سے پہلے اس میں جو ہے نا پیتھیٹک بات یہ ہے کہ اگر کوئی ذہنی مرض میں انسان مبتلا ہو گیا ہے، بجائے کہ ہم اسے کوئی ہیلپ آؤٹ کریں، اسے سپورٹ کریں، ہم اسے ایک مختلف قسم کے ٹیگ دیتے ہیں، یار یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ ابھی ہل گیا ہے. مطلب یہ ہماری سوسائٹی کی ایک نارم بن چکی ہے کہ ہم اس مرض کو مرض نہیں سمجھتے، ہم اسے ڈرامے بازیوں کا نام بھی دے دیتے ہیں، یار یہ ڈرامے کر رہا ہے. مطلب یہ نہیں ہم سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں اویئرنیس کا ہونا، آگاہی کمپین کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ آپ کے پلیٹ فارم سے آج یہ سلسلہ کار جاری ہے. آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں سر کہ یہ اسے کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی ساری باتیں درست ہیں. سیکریٹری جو ہے یا سائیکالوجی بھی ایون
जी। ये उतना है, फील्ड तो बड़ा पुराना है, जी। लेकिन यकीनन इसके बारे में आगाही आ गई कि अब भी बहुत कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बारे में लोग अवेयर नहीं होते, और जो इसमें मुब्तला होता है उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम भी लग इल्ज़ामात, सकते बिल्कुल हैं, ऐसे ही। उसको कोई नुस्खे भी बताए जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तू ऐसे कर, तू फलां बंदे को चला जी। जा, तू ऐसे कर, तू 4 बकरे दे दे, बिल्कुल ऐसे एज ही। फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल ऐसे। ये सारे क्यों हो रहा है? ड्यू टू द लैक ऑफ अपना अवेयरनेस, बिल्कुल ऐसे। एज सिंपल एज दैट। इसलिए अवेयरनेस पैदा करना सबसे, मैंने कहा, होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। आजकल का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सबसे बड़ा जो वेपन है, जो हथियार हम अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मीडिया है। आज का प्रिंट मीडिया का दौर कम हो गया, बल्कि ख़त्म हो रहा है। जो मीडिया, क्या जो मेन स्ट्रीम जो विजुअल मीडिया है, उसकी बजाय भी अब सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया के जरिए आप अवेयरनेस फैला सकते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी होना चाहिए, लेकिन अवेयरनेस फैलाना एक कोलेक्टिव एफर्ट होती है। ये नहीं कि सिर्फ मैं इधर बैठ के कुछ बातें करूँ और अवेयरनेस हो जाएगी, नहीं होगी। हमारे अब भी लोग बहुत गरीब, बहुत इलिटरेट हैं, बिल्कुल। पढ़े लिखे भी इलिटरेट होते हैं, जिनके को इसकी अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस ज़्यादा नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, ऐसे ही है। एक तो सर मेन चीज़ इसमें ये है ना कि हमें एज अ होल नेशन ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जहनी मर्ज में जो मुब्तला इंसान है वो किसी जादू टोने का शिकार नहीं है, वो भी एक जहनी मर्ज में मुब्तला है, और उसके लिए स्पेसिफिकली एक डॉक्टर्स कम्युनिटी जो कि साइकेट्रिस्ट कहलाती है, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। हमें अपने जो भी नियर बाई जो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले जाने के, क्वालिफाइड जो है साइकेट्रिस्ट जो है, हम वहाँ तक अपनी एक्सेस करें, अपने पेशेंट को लेके जाएं, ताकि हम टाइमली जो है उसके डायग्नोज हो, उसकी मेडिकेशन स्टार्ट हो, उससे जो सीवियर सिम्टम्स हैं उससे बचाया जा सके। जी, इस सिलसिले में मैं ये ज़रूर कहूँगा, देखें, अपने कल्चर के मुताबिक, इसको कहते हैं कल्चरल सेंसिटिविटी, कल्चरल सेंसिटिविटी, जी। उसके मुताबिक एक साइकियाट्रिस्ट को काम करना चाहिए। मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ जिधर लोग दरगाहों पे जाते हैं, सारी फैमिली बैत की हुई है, किसी पीर साहब की या मुर्शद की बैत की हुई है, तो उनसे हम बिल्कुल नहीं रोक सकते। कई लोग समझते हैं कि हम मतलब हज पे जाएंगे या उम्रा पे जाएंगे, बिल्कुल सर। ये उनका इत्काद है, हर किसी के पर्सनल बिलीव्स हैं। पर्सनल बिलीव्स है। हम पर्सनल बिलीव्स को हम चैलेंज नहीं करते, सही। ना उसको उस काम से रोकते हैं, ना उसको उस काम से रोकते हैं। लेकिन सिर्फ लेसन ये देना चाहिए, आप सबको लेसन देना चाहिए। अगर सिम्टम बहुत शदीद हो तो वो तो वलियों नबियों की भी बीमारी आई है, बिल्कुल सर। तो उसका इलाज ज़रूर कराएं, और इलाज के लिए प्रॉपर क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास पहुंचे, बिल्कुल ठीक है जो कि साइकेट्रिस्ट है, जी। जो उसके पास पहुंचे तो सही ना। जी। तो ये है इसका पैगाम, मना नहीं करना चाहिए। कोई बैत कहीं है, उसका इत्काद तोड़ने से तो शायद और ज़्यादा काम खराब हो जाए। सर आप तो अगर मैं जी। उसको कह दूं कि तुम्हारी दुआ में भी कोई असर नहीं होना, जी जी, तो वो तो जो उसका सहारा है वो भी गया। वो भी गया। एक होप होती है, मतलब होप होती है ना, होप बीइंग होती अ है। मुस्लिम हम कुछ ना कुछ रिलीजियस बिलीफ रखते हैं। बिलीव रखते हैं, वो दुआ पे यकीन करते हैं, किसी की दुआ पे भी यकीन, उससे तो हम कि रोकते आप भी मेरे नहीं लिए हैं। दुआ करना। मैं बिल्कुल ऐसे ही। उम्रे पे गया था, 1000 लोगों ने मुझे कहा मेरे लिए दुआ करना उधर, जी। क्यों ना करें? लोग इम्तिहानों के लिए दुआ करते हैं, ऐसी है। तो दुआ ज़रूर करनी चाहिए। जी जी। दैट्स इट। सर इससे ऑन द अदर हैंड लेकिन एक इशू ये है ना कि ये तो हो गया हमारे रिलीजियस बिलीफ, जो किसी भी इसमें जो लोग जितना रखते हैं हम उसकी तरफ रुझान हमारा होता है, हम नहीं, करते हैं। कल्चरल में और तरह के सब बिलीव्स भी हैं ना। लाइक जादू टोना सर, इसे अक्सर का साया हो गया। अक्सर ये सुनने में आता है कि जो बंदा अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हो गए, आपको पता है उनके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया में ये मिसकंसेप्शंस है ना। जी, जी। इस पे फिर कभी बात करेंगे, मिसकंसेप्शंस बहुत हैं, जी। लेकिन फिर अवेयरनेस फैलाने इलाज है। बिल्कुल ऐसी सही कह रहे ठीक हैं। है ना, मतलब ये इलाज कोई नहीं है कि किसी ऐसी बंदे के पास आप ले जाएं अपने पेशेंट को, चाहे वो डिप्रेशन का है, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया का, या और कोई भी है, जो उसकी मार मार के हड्डियां तोड़ दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पेशेंट देखे हैं ऐसे, बिल्कुल जो मार ऐसे। मार के हड्डियां तोड़ दी। ये नहीं है ना, ये इस्लाम में है कहीं, ना कहीं और। सर हड्डियां भी तोड़ेगा और उससे पहले उससे बकरे भी वसूल कर। बिल्कुल सर ऐसी है।
इस सारे प्रोसेस से होने के बाद पेशेंट लास्ट पे भी आते हैं हाँ, डॉक्टर फिर कम्युनिटी के उस पास। वक्त आते हैं, कोई कहेगा केस बहुत बिगड़ा। अब किसी डॉक्टर को भी दिखा। बिल्कुल ऐसे। जब केस तो सारा खराब कर लिया होता है उन्होंने। हाँ, खराब होता है, फिर भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल सर, ये आप डॉक्टर्स कम्युनिटी के, मैं कहता हूँ कि हमारे जो है काबिल फ़ख्र हैं हम अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी के ऊपर, कि इतने सारे फेजेस से गुजरने के बाद हम फिर अल्लाह के बाद नीचे जो अल्लाह ताला ने ये दिया है उधर डॉक्टर्स को हाँ। संभाल लेते हैं और डायग्नोज करते हैं और हमें दोबारा अपनी ज़िंदगी में हम खुशी से अपनी ज़िंदगी को मामूल के मुताबिक गुजार सकते हैं। अल्लाह सबकी खैर करे। डॉक्टर साहब, मैं आज आपका बहुत वैल्यूबल टाइम लिया, आपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा लास्ट पर आप कोई अपना कोई टेक होम मैसेज सुनने वालों के लिए जो मतलब आज का क्लस्टर हो जाए इस गुफ्तगू का। क्लस्टर तो बीमारियां, मैंने मेन टॉपिक था हमारा आज का कि सबसे कॉमन ज़हनी बीमारी कौन सी है जी तो वो मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेशन है। उसके सारे कंपोनेंट मैंने समझाए। जी जी दूसरा, अली कटाना साहब ने कुछ सवाल ऐसे किए कि अगर ऐसे पेशेंट हो तो उसको डील कैसे करना है। जी टेक होम मैसेज जो आपने पल्ले बांधनी है, बात पंजाबी कहना पल्ले बांध लो, वो ये है कि आजकल के दौर में इंटरनेट का दौर है। पेशेंट ऐसे आते हैं जो पहले अपनी बीमारी जब अलामत ज़ाहिर होती है उनके अंदर तो वो पहले इंटरनेट खोलते हैं। इंटरनेट आता है ना, बिल्कुल खास तौर पे पढ़ी लिखी आबादी को तो आता है, पहले वो इंटरनेट देखेंगे। इंटरनेट से अपनी बीमारी सिम्टम से एआई से पूछ लेंगे, इंटरनेट पे देखने की कोशिश करेंगे, तो पहले अपनी बीमारी खुद ढूंढने की, अपने आप को खुद डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। एम आई क्लियर? बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। ये दूसरा, जब डायग्नोज भी खुद कर लेंगे फिर उस डायग्नोज का इलाज भी चैट जीपीटी से पूछेंगे या दूसरी एआई से पूछेंगे। बिल्कुल इलाज भी उधर से ढूंढना शुरू कर देंगे। शॉर्टकट ढूंढती हैं असल में बेसिकली ये लोग। शॉर्टकट है या लॉन्ग कट है, हो सकता है उसको इसमें बहुत सारा टाइम लग जाए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इंटरनेट तो पूरा यूनिवर्स है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मैं उनको सिर्फ एक बात समझाया करता हूँ और आपको भी पैगाम ये देना चाहता हूँ। देखें, अगर इंटरनेट देख के एआई से पूछ के अपनी लामत बता के अगर कोई बंदा अपना इलाज खुद कर सके तो मेडिकल कॉलेज सारे बंद कर देने चाहिए। बिल्कुल सही फिर कह रहे हैं। डॉक्टर बनने का फायदा क्या है? बिल्कुल। जिस तरह मैं इंजीनियर इंटरनेट से देख के नहीं बन सकता, सब लोग देख के डॉक्टर नहीं बन सकते। वो अपना ना तो डायग्नोज कर सकते हैं, तशखीस मुझे बीमारी है क्या, ना उसका इलाज ढूंढ सकते हैं। और अगर ढूंढेंगे बीमारी या इलाज, दोनों में बहुत सारी गलतियां होगी। जब डॉक्टर चुन के देखो किस डॉक्टर को दिखाने अगर अलामत आ गई है, जो डॉक्टर दवाई लिखते उसकी तफ्तीश मत करो, क्योंकि मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेशन में सामने साइड इफेक्ट आएंगे ना तो आपका तो पहले ही नेगेटिव थिंकिंग है। जी जी आप जो साइड इफेक्ट लाखों में से एक को होते हैं ना, आपकी नजर उधर चली जाए, उसको हम नोट कर लेते हैं। उसको नोट करने को हो इससे तो मैं मर जाऊंगा। सर इवन कि ये एक्सरसाइज बड़ी रेगुलर की जा रही है, नुस्खे को ले जाया जाता है और स्टोर पर पूछा जाता है इसमें कौन कौन सी इसमें कौन क्या कौन मसला सी है? दवाई है। ऐसे ही है। सो डॉक्टर पे बिलीव करो जी। तो बिलीव करो, उस पर यकीन रखो। बिल्कुल सही है। डायग्नोज भी डॉक्टर करेगा और इलाज भी डॉक्टर ही तजवीज़ करेगा और उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, ठीक है? साइकेट्रिस्ट जो लिख देगा उसकी इंस्ट्रक्शन पे चलोगे तो अल्लाह शफा भी देगा, ठीक है? ये मेरा टेक होम मैसेज। नहीं I डॉक्टर साहब hope वंडरफुल कि थैंक्स। आपको नहीं सर, आपका मैसेज माशाल्लाह में काफ़ी क्लियर भी हो चुके हैं और आज का सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ हम आपके साथ ये सेशंस का जो सिलसिला जारी रखेंगे ताकि हम अपने एंड पर सर जो कर सकते हैं जी, एक अवेयरनेस को हम यहाँ पर जो है ना इट फ्लोट करें। इज अ वेरी गुड स्टेप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप टाइम देंगे इसके लिए, हम नेक्स्ट कोई सेशन इंशाल्लाह देखते हैं। इंशाल्लाह चलें। थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग। थैंक यू। Bye. थैंक यू।